बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर से इस चीज़ का इजहार किया कि वो किसी को भी NRO नहीं देंगे। आज जब तोरखम के हवाले से ये सेरेमनी थी जिसको बॉर्डर को खोला गया, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, वहाँ पर बात कर रहे थे। कल भी इसका जिक्र किया था वज़ीर-ए-आज़म साहब ने और बिल्कुल तवातुर के साथ, तसलसल के साथ जिक्र करते आ रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मौलाना फजलुर रहमान का एक बड़ा मशहूर आज़ादी मार्च है, गो के हुकूमत और PTI के लोगों को इसमें खदशा ये है, शुबा ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ तारीख़ पे तारीख़ पढ़ती रहेगी। मौलाना जो हैं वो नहीं निकलेंगे, अपोजिशन की जमातें, दीगर जो जमातें हैं वो भी मौलाना का साथ नहीं देंगी। पीपल्स पार्टी ने तो बहुत तरीके के साथ ख़ुद को अलग किया, गो के वो इस्लामाबाद आने की धमकी भी देते हैं, लेकिन मौलाना के हवाले से उनकी इस आज़ादी मार्च का हिस्सा बनेंगे या नहीं, उसका हवाले से उनका मौक़िफ़ आ गया है कि वो नहीं होंगे। बिलावल साहब ने कहा है। लेकिन साथ ही साथ आज ये खबर भी आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी इस चीज़ का शायद इंदिया दिया है कि वो कश्मीर के मामले पर चाहते हैं कि अपोजिशन इकट्ठी हो और शायद पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ जो है वो भी इसका हिस्सा ना बने। अलबत्ता पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ ने ये फैसला जो है वो CC पर छोड़ दिया है, जिनका इजलास जो है वो 30 तारीख को होने जा रहा है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, मेंबर कौमी असम्बली और साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। अब ये बड़ी एक कार्रवाई है नैब की, जो कि नैब पिंडी और नैब सखर ने मिलकर की है, मुश्तरका कार्रवाई की है। इस्लामाबाद में उनके घर से उनको अरेस्ट किया गया है। ये याद रहे कि नैब ने उनको कल सखर ने बुलाया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए और ये बिल्कुल उसी तरीके की गिरफ्तारी है जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब के केस में हमने देखा था कि उनको भी नैब ने तलब कर रखा था, लेकिन वो भी पेश नहीं हुए थे। उनके जो वारंट्स गिरफ्तारी हैं वो ऑलरेडी जारी कर दिए गए थे और जब वो लाहौर जा रहे थे तो वहाँ उनको जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। अब उन पर इल्ज़ाम क्या है? आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। नैब का मानना यह है कि काफ़ी पेशरफ्त हुई है और काफ़ी जो उनके ख़िलाफ़ तहकीकात थी उसमें इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हुए हैं। नैब ने बताया है कि खुर्शीद शाह साहब पर होटल्स, पेट्रोल पंप्स और मुख्तलिफ घर जो है वो बेनामीदारों पर और फ्रंटमैन जो उनके हैं उनके नामों पर रखने का इल्ज़ाम है। साथ ही साथ ये भी कि गैर कानूनी तौर पर उन्होंने अपने नाम पर प्लॉट्स भी करवाए हैं और सखर और रोहड़ी में भी उन्होंने कुछ नामों पर जो फ्रंटमैन हैं उनके नामों पर जायदादें बना रखी हैं। अब कल इनको अदालत पेश किया जाएगा। राहदारी रिमांड लेकर खुर्शीद शाह साहब को सखर मुंतकिल कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी का बहुत शदीद रद्द अमल आ रहा है। थोड़ी देर के बाद इम्कान यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ, अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं और सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका बेहद शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। और थोड़ी देर में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। पीपल्स पार्टी क्योंकि आज बिजी है, रिएक्शन जो रद्द अमल जो आ रहा है खुर्शीद शाह साहब की गिरफ्तारी के बाद, तो उनका मौक़िफ़ देने के लिए कोशिश करेंगे अगर कोई मिल गया, लेकिन सब लोग जो हैं वो माजरत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिजी हैं। सलीम बुखारी साहब, आपके तज्ज़िये से आगाज़ करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं? खुर्शीद शाह साहब का नाम तो बड़े अरसे से सुन रहे थे और इनफैक्ट अगर आपको याद हो कि 2016 में गालिबन राना सनाउल्लाह साहब और दीगर जो रहनुमा थे PMLN के, वो भी इल्ज़ाम लगाया करते थे खुर्शीद शाह साहब पे। अभी तो ताल्लुकात दोनों जमातों को क्योंकि अच्छे हैं तो इसलिए आज रिएक्शन PMLN से भी उतना ही सख्त आ रहा है, लेकिन उस टाइम राना सनाउल्लाह साहब खुद इन पर बड़े इल्ज़ामात लगाते थे, इनको मीटर रीडर बोलते थे और पता नहीं क्या क्या बोलते थे। आज ये जो गिरफ्तारी हुई है आपकी नज़र में कैसी है? ये वो गिरफ्तारी जिस पर PTI को मुरद इल्ज़ाम ठहरा रही है पीपल्स पार्टी, वो ये नहीं कहते कि नैब ने किया, वो कहते हैं तो PTI की गवर्नमेंट ने किया है। बहुत शुक्रिया सादिया आपका, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब से लेके और जितने भी अहम वज़रा हैं वो ये बयानात तो देते रहे हैं कि सारी की सारी अपोजिशन जेलों में जाएगी और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक लंबी फहरिस्त है जो गिरफ्तारियाँ हो चुकी हुई हैं। लेकिन जो सबसे खौफनाक बात मेरे नज़दीक है वो ये कि मुख्तलिफ नौइयत के करप्शन के इल्ज़ामात लगें तो बात समझ में आती है, लेकिन जब ये लिविंग बियॉन्ड मीन्स वाला जो मामला है ना,
ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह किसी केस का पता न चले तो उसको कहते हैं ये दरखास्त जो है दाखिल दफ्तर हो गई है। ये दाखिल दफ्तर वाला जो सिलसिला है ना, क्योंकि आप मीन्स पहले तय करते नहीं हैं और बियॉन्ड मीन्स आपको पता नहीं कहां से पता चल जाता है कि आपके पास कितने होने चाहिए थे। ये तो आपने तय नहीं किया, कितने हैं इस पर आप अंदर आ जाएं। तो एक तो ये इसका नुकसान ये हो रहा है कि क्रेडिबिलिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो रही है। जितने लोग अब तक इन्होंने पकड़े हैं बियॉन्ड मीन्स स्टार्ट हो जाए नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, एंड देयर इज ए होल लॉन्ग लिस्ट, उनमें से किसी एक पर कुछ अब तक साबित हुआ हो तो मुझे जरूर एनलाइटन करें उसके ऊपर। इसलिए कि जैसा मैंने पहले कहा कि जब आप मीन्स ही नहीं डिटर्मिन कर सकते, कोई आपके पास क्राइटेरियन नहीं है डिटर्मिन करने का, तो आप कैसे पहले बंदे को पकड़ सकते हैं, बाद में आप डिटर्मिन करने बैठेंगे कि इतने इसके पास होने चाहिए थे, इतने ज्यादा इसके पास हैं। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है सादिया कि करप्शन के केसेस के हवाले से भी जो पनामा का जो शोर गौगा था, जो हमने भी सुना, आपने भी सुना, अब 2 साल से ज़्यादा का अरसा इसको होने वाला है, किसी एक बंदे से एक पैसा वसूल हुआ हो अगर तो मुझे ज़रूर एनलाइटन करे, कोई भी चाहे तो इसके ऊपर। जो कोई अकामा पे सज़ा पा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मतलब फवाद हसन फवाद पकड़ लिया 1 साल हो गया, उसके बाद आहत चीमा पकड़ा हुआ, उसको भी साल से ज़्यादा हो गया, उसके बाद असल मोटिव था पीटीआई जो कहती थी कि पैसा लूटा हुआ वापस लाएंगे, रिकवर कराएंगे इनसे। जी मैं वही कह रहा हूँ। और आखिरी मिसाल इसकी जो है वो है ये जो खाकान अब्बासी साहब जो है, इनके साथ शायद खाकान अब्बासी साहब के साथ जो कुछ हुआ है ये इतना मज़ाक़ा खेज़ है कि आप शेख रशीद साहब के बयानात रिकॉल करके देखें, चोरों की माँ है ये, इतना बड़ा करप्शन तो कभी हुई नहीं है। और 2.5 महीने उसको पास रखा है, तो अल्टीमेटली खुद से इनिशिएट करके पैरोल पे छोड़ना पड़ा, इसलिए कि वो दावे से कह रहे थे। और आपको याद होने चाहिए उनके बयानात कि मैं तो खुद इनको एनलाइटन करना चाहता हूं कि भाई आप आइए मुझसे पूछें कि क्या था इसके मामले में, क्योंकि आप लोगों को कुछ पता नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब ज़ाहिर है वो ओरिजिनल पीटीआई के लोगों में से हैं। इमरान खान साहब के जो दावे जो वादे रहे हैं, अभी ये एहतसाब को ही ले लें अली मोहम्मद खान साहब, ये सलीम बुखारी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें से साबित क्या हो पा रहा है, चाहे वो राना सनाउल्लाह जिन पे कहा गया कि जनाब वो मनशियात के साथ पकड़े गए, शायद खाकान अब्बासी जो ये कहते हैं कि मैं अपना वकील ही नहीं करूँगा, मैं खुद अपने आप को डिफेंड करूँगा, या फिर ये वाली गिरफ्तारी पीपल्स पार्टी के लोग भी कहते हैं कि एक्सपेक्टेड बहुत सारी चीज़ें थी क्योंकि ये इनका हदफ बन गया है कि अपोजिशन को जेलों में डालना है। ना पैसे रिकवर हो रहे हैं और ना ही जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है उन पे कोई चीज़ें साबित हो रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा तो अपना ज़ाती तौर पे यही ईमान है कि जिस तरह आप कहेंगे पत्नी किधर की बात किधर मिला रहा है, जिस तरह मरहूम अशफाक साहब कहा करते थे कि ये पाकिस्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की तरह इसकी कदर कर लो। जिसने इस पाकिस्तान को लूटा है और जिसने नुकसान किया है उसको जल्द या बदेर जवाब तो देना पड़ेगा। मेरी दुआ है अल्लाह की अदालत में तो देगा, इस दुनिया में जवाब दे ताकि हम सब उसको देखें, क्योंकि पीपल हैव सफ़र्ड। ये चीज़ें एक तरफ करके कि आज किसको पकड़ा, कल किसको पकड़ा था, सही पकड़ा गलत पकड़ा, उस पर भी मैं बात करता हूँ। पीपल हैव सफ़र्ड। दिस कंट्री वॉज नॉट मेड 70 years ago to let its kids die in the streets just as they are dying now। ये भूल जाएं कि वो बच्चा किस शहर में कहाँ फौत हुआ। एक माँ की गोद में उसका बेटा वैक्सीन ना होने की वजह से, कश्मीर नहीं है ये फ़लस्तीन नहीं है, दिस इज़ पाकिस्तान। माँ बैठी है और कैसी हालत में बैठी है, बेटा उसकी आखिरी इसके अलग। दिस इज व्हाट वी हैव मेड पाकिस्तान ऑफ। 70 साल बाद ये पाकिस्तान हमने दिया अपने बच्चों को। ये मेरे अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, बच्चे वगैरह सारे सुन रहे होंगे, टीवी पे सब कुछ देख रहे हैं। हमारा बच्चा, छोटे छोटे बच्चों को, वो जो अभी ए लेवल्स कर रहे हैं, ओ लेवल्स कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग में मेडिकल में जा रहे हैं, वो जो आइडियलाइज करेंगे पाकिस्तान को, दिस इज व्हाट वी हैव गिवन देम। एवरीबडी हैज टू आस्क। सबको अपने उसमें देखना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए। अब हम भी कोई बच्चे नहीं हैं। अब 5 साल हमने वहाँ हुकूमत कर लिए, साल इधर भी कर लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि दिल से हम सबको ये दुआ भी करनी चाहिए और हम लोगों को दवा भी करनी चाहिए, हम हुकूमत में हैं, कि जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है एक एक पैसा उनकी चमड़ी उधेड़ के निकालें।
लेकिन उसका ये भी मतलब नहीं है कि लोगों की बेइज्जतियां हों या आपके पास हाफ फुट के केसेस हों। ये किसी को पकड़ के, मैं नैब वालों को बात करूं, मेरे खिलाफ अगर कुछ है निकालें, आई एम रेडी। ठीक है, साल मेरा भी हो गया, कुछ ना कुछ होगा, पूछे मेरे से। लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूं, नैब वालों को भी कह रहा हूं कि आप हाथ तब डालें जब आपके पास सबूत हों। मुझे उम्मीद है कि खुर्शीद शाह पे अगर हाथ डला है, खुर्शीद शाह साहब पे इल्जामातों पे काफ़ी लगे हुए हैं, पिछले वो लगते रहे हैं, और केसेस उनके इस दौर के नहीं हैं, हमने नहीं बनाए, केसेस उनके पिछले दौर के हैं। लेकिन अगर हाथ डला है, मुझे यकीन है कि सबूत होंगे, नहीं होंगे तो ये एक और चीज है कि एक आदमी 30-40 साल सियासत करे, आखिरी बात 30-40 साल सियासत करे। मैं किसी शख्सियत का नाम नहीं ले रहा, मैं आपको जनरल की बात कर रहा हूँ। 30-40 साल सियासत करे, पानी मचा दे, खूब लूट ले, तबाही मचा दे, आप उसको पकड़े बगैर सबूतों के या कमजोर सबूतों के साथ, और 2-4-6 महीने या हफ्ता 3 हफ्ते रहे, उसके बाद वो जनाब मुझे क्लीन चिट मिल गई। नो, इसीलिए हम जो कहते हैं ना, हमें तो वोट ही एहतसाब का मिला है, हमें तो वोट ही इस बात का मिला है कि हमने करप्शन को खत्म करना है। बड़े लेवल की करप्शन का फिलहाल अल्लाह का करम है कोई बड़ा कोई केस सामने अभी नहीं आया। खान साहब ने भी उस दिन ये बात की है, लेकिन मैं ये समझता हूं एहतसाब के निज़ाम को मजबूत करना। आप कह रहे हैं कि नैब ने ये कार्रवाई की है तो यकीनी तौर पे उनके पास सबूत होंगे, और अगर हम इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं, मैं सबको ये कह रहा हूं, अगर मुखलिस हैं, डिमांड करें नैब रिफॉर्म्स। हम तो कोशिश कर रहे हैं, नैब रिफॉर्म्स और एहतसाब का निज़ाम जब तक नहीं मजबूत होगा, इसी तरह होता रहेगा। 10-10 साल लूटते रहें, 20-20 साल लूटते रहें, आखिर में क्लीन चिट लेके सब मजे करें। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, एक तो ऑब्वियसली आप लोगों की तरफ से बड़ा स्ट्रांगली रिएक्शन जो है वो इस पे एक आ रहा है, स्ट्रांग रिएक्शन आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें कि ये वो चीज़ें हैं जब राना सनाउल्लाह साहब खुद खुर्शीद शाह पे इल्ज़ामात लगाते थे, चौधरी निसार जब आप लोगों की तरफ से वज़ीर दाखिला थे, उस टाइम पे वज़ीर दाखिला होते हुए वो जरदारी साहब के ऊपर क्या इल्ज़ामात लगाते थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो कहते थे कि जी पूरी फ़ाइल मेरे पास पड़ी है, वो बंद फ़ाइल थी, पता नहीं वो कौन से नज़रिया ज़रूरत के तहत बंद थी उस वक्त, लेकिन चौधरी निसार साहब कहते थे मेरे पास एविडेंसेस और सबूत जो हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं। लेकिन आज उन्हीं इल्ज़ामात की बुनियाद पर खुर्शीद शाह को अरेस्ट भी कर लिया जाता है, तो PMLN जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी दिखा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सर, ये खुर्शीद शाह साहब हों या अपोजिशन की किसी भी शख्सियत की गिरफ्तारी हो, उसके हवाले से हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह और दो टोक है। और अली मोहम्मद खान साहब ने अभी जो गुफ्तगू की, मैं उनकी 80% गुफ्तगू से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि पाकिस्तान को जिसने भी लूटा, जिसने भी करप्शन की, उसका एहतसाब होना चाहिए, कड़ा एहतसाब होना चाहिए, एक एक पाई का एहतसाब होना चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो। हमने मुल्क का क्या हाल किया पिछले 70 सालों में, ये बिल्कुल सबके सामने है। आज भी मुझे बड़ा अफसोस हुआ, दिन में मैं देख रहा था कि शिकारपुर सिंध में एक बच्चा कुत्ते के काटे की वजह से, कुत्ते के काटने की वजह से बेचारा अपनी जान की बाजी हार गया, और उसे पूरे सिंध में वैक्सीन नहीं मिल सकी। एक चोर जो है उसको जख्मी हालत में घुटकी में पुलिस के पास लाया गया, और पुलिस ने उसे तड़पता हुआ सारा दिन, वो रात बेचारा वो अपनी जान को हाथ धो बैठा। सही वाला आपके सामने है कि 3 मासूम बच्चों के सामने गोलियां मार दी गई उनके वालिदैन को, और उसके बाद आज तक कुछ पता नहीं है उस केस का क्या हुआ। बेशुमार और भी माजी के किस्से होंगे। ये सारी बातें जितनी भी हम करें ये बिल्कुल सही हैं कि मुल्क अभी तक वहां पर नहीं पहुंच सका, और करप्शन भी इस मुल्क में जो बेशुमार हुई है उसका भी एहतसाब होना चाहिए। सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट मिलता है, जो उन्होंने फरमाया कि हमें एहतसाब के हवाले से वोट मिलता है, तो फिर मेरे भाई एहतसाब वो होना चाहिए, इंसाफ वो होना चाहिए जो सिर्फ हो ना रहा हो बल्कि होता हुआ नजर भी आ रहा हो। जो इक़दामात हुकूमत की तरफ से हो रहे हैं उसने एहतसाब के अमल के ऊपर बहुत संगीन सवालिया निशान उठा दिए हैं कि जो शख्स चाहे उसके ऊपर करप्शन के कितने ही इल्जामात क्यों ना हो, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दरवाजा खटखटाता है तो वो नेक और पारसा है। वो शख्सियात, वो अफराद, वो लीडर्स जिनके हवाले से इमरान खान साहब खुद कहते रहे हैं कि ये सबसे बड़े चोर हैं, डाकू हैं, उन्हें आज उन्होंने अपनी सफों में बिठाया हुआ है। उनके खिलाफ मुकदमात भी बंद है, कोई पूछ भी नहीं रहा। ये सवालिया निशान है। सवालिया निशान ये नहीं है कि खुर्शीद शाह पकड़ा गया, हमजा पकड़ा गया, या फलां पकड़ा गया, या शाहिद खाकान पकड़ा गया, मिफ्ताह इस्माइल पकड़ा गया। हम वो मुकदमात का सामना कर रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होगा वो बाहर आ जाएंगे, कुछ किया होगा तो सजा मिले। हम इसमें दो टोक हमारा मौकफ है। लेकिन आप कहते हैं कि वो भी फिर पकड़े जाएं, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी तब नजर आएगी। और मैं आखिरी एक बात करूं, मैं चूंकि अली से मेरी दोस्ती भी है और बड़ा पुराना ताल्लुक भी है, और ये बात भी बड़ी खरी करते हैं, और
उस पर काफी हद तक जहां तक इनका बस चले अमल करने की भी कोशिश करते हैं। मैंने इनके बड़े ज़ुअमा से ये गुजारिश की है कि मेरे भाई अपने दौर में ये देखें, मैंने अभी एक बच्चे का जिक्र किया जिसको दवाई न मिलने की वजह से वो बेचारा अपनी जान की बाजी हार गया। आपके दौर में दवाइयां महंगी हो गई हैं 400%। मेरे भाई पता तो करें इस पे किसने पैसे बनाए हैं, कितने बनाए हैं, और लाइफ सेविंग ड्रग्स महंगी हो गई हैं। जब वो निकाला उन्होंने अपने वजीर को, आमिर कियानी को, मेरा अच्छा इसका मतलब ये है कि अब फार्मूला नए पाकिस्तान में ये है कि आप 2-4 अरब की दिहाड़ लगाएं और उसके बाद आपको निकाल दिया जाए। आप तो सबसे खुशकिस्मत इंसान है कि उसके बाद 2-4 अरब लेके दुनिया में जहां मर्जी अपना नया कारोबार सेट करें। ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि जो एक अच्छी वारदात डाल ले उसके बाद आप उसको निकाल दें और जिस पे इल्जाम आए अपोजिशन में उसको आप अंदर कर दें। तो ये मैं इनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि ये जो अपनी आपके सफों के अंदर जो इल्जामात लग रहे हैं उनको भी आप बारीक बीनी से देखें और एहतसाब वो करें जिसको लोग कहें ये वाकई एहतसाब है। अगर ये सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब नजर आएगा तो इसके ऊपर सवालिया निशान उठाए जाएंगे, जैसे खुर्शीद शाह साहब के हवाले से बात की गई है और इससे पहले भी जिन लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगा है। सही है, वो परवेज खट्टक, महमूद खान, जो बुखारी साहब ने कहा कि आप साबित करें कि वाकई इसके पास असासे ज्यादा है, उसके बाद उन्हें अरेस्ट करें। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। एक तरफ गिरफ्तारियां हैं, नैब की कार्रवाइयां सामने आ रही हैं, ऑपोजिशन का गिला ये है कि सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड एहतसाब हो रहा है, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का दावा कहा गया। ऐसे में अली मोहम्मद खान साहब बार बार वज़ीर आज़म साहब को ये कहने की ज़रूरत पेश आती है कि किसी को कोई डील नहीं मिलेगी, ना ही किसी के साथ किसी किस्म का NRO किया जाएगा। अगर किसी ने बाहर जाना है, मुल्क से बाहर निकलना है, तो वो लूटी हुई दौलत वापस करे। प्ली बारगेन का जो वाहिद ऑप्शन है वो हमारे पास मौजूद है। ये बार बार वज़ीर आज़म को कहने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि जब वज़ीर आज़म साहब खुद इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि कोई अहमक शख्स ही होगा जो यू टर्न्स ना लेता हो, अगर अपनी इस बात पर अगर उन्होंने यू टर्न ले लिया, कोई डील कर ली, NRO दे दिया, फिर क्या होगा? देखिए, काफ़ी आपका सवाल ऐसा है, इसमें 2-3 सवाल आते हैं। पहले मैं बता दूं कि डील, खान साहब कभी भी किसी डील के हक़ में नहीं रहे। जब मुशर्रफ साहब के ज़माने में उनका हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ या मियाँ साहब के साथ जो NRO हुआ था, जो केसेस माफ़ हुए थे, तो वो एक मैं समझता हूँ हमारी तारीख़ का, मैं तो उसको सियाह धब्बा कहूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद एक सियासत से पहले मैं एक वकील हूँ और ये एक अच्छा तासर नहीं है किसी आम पाकिस्तानी के लिए कि वो जो एक अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि क्राइम डज़ नॉट पे। तो अगर आप डील कर लेते हैं, या इवन जो वो दूसरी भी चीज़ है, क्या कहते हैं उसको, जो प्ली बार्गेन है, इवन वो भी मैं जो भी कोई लॉ लिविंग सिटीज़न है, खान साहब खुद भी, हमने हमेशा इन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया है। क्यों? क्योंकि मैसेज आपका ये जाता है नीचे ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेसमैन तबके को या किसी भी पाकिस्तानी को कि यार पाकिस्तान इज़ अ कंट्री वेयर क्राइम डज पे, यानी कि आप 5-1 अरब का खांचा लगाएं। व्हाट इफ प्राइम मिनिस्टर टेक्स अ यू टर्न ऑन दिस, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि अजीम लीडरों की निशानी होती है। हाँ, ये आपने अच्छा किया, मुझे याद दिला दिया। देखें, मैं क्लियर करना चाहता हूं एक चीज को। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो खान साहब कहना चाह रहे हैं, यू टर्न इज कोर्स करेक्शन। सियासतदान वो होता है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में रास्ता निकाल के मंजिल तक पहुंचे। मंजिल पे यू टर्न नहीं लेनी, यानी कि अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि एहतसाब, हमारा एहतसाब के नाम पे जमात बनाइए और एहतसाब से यू टर्न कर लें, दैट इज, मैं समझता हूँ वो दैट इज नॉट अ यू टर्न, दैट इज वो एक तरह से आप अपने एक मकसद को ही छोड़ रहे हैं, आप एक तरह से अपने बुनियाद को हिला रहे हैं, वो गलत है। लेकिन एक मकसद को हासिल करने के लिए आप अगर कोर्स करेक्शन करते हैं कि आप चाहते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो, आपने एक पाकिस्तान का बेहतरीन दिमाग जो अब भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान का एक असासा है, असद उमर साहब को लगाया। खान साहब ने महसूस किया कि ही नीड्स अ चेंज, उन्होंने टीम चेंज की, कोर्स करेक्शन की और लोग लेके आए। मतलब यह है कि मकसद क्या है, इकॉनमी ठीक करना।
अगर आपका मकसद ही छोड़ दें कि इकॉनमी ठीक ही नहीं करनी, दैट इज नॉट ए यू टर्न। खान साहब हमेशा ये बात करते हैं कि कामयाब सियासतदान वो है जो जब देखे कि हालात किस तरह से हैं उसके मुताबिक अपनी सिमत दुरुस्त करे, लेकिन अपनी मंजिल को ही छोड़ देना मैं तो समझता हूँ वो फिर कोई सियासतदान नहीं होगा, वो तो हराकारी मिशन पे होगा जिस तरह जापानीज कामाकाजी के दौरान यू टर्न्स ले सकते हैं, लेकिन जब मंजिल पर पहुंच जाएं तो तब यू टर्न जो है वो नहीं लिया जा सकता। अब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, क्या PMLN भी एक मामले पर यू टर्न ले रही है? कल तक हम सुन रहे थे कि वो जो तवील तरीन सोमवार को मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ साहब से, उसमें मौलाना साहब का भरपूर साथ देने की रजामंदी जो है वो जाहिर की गई थी, लेकिन आज कुछ इस किस्म की तलात आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब क्योंकि कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते तो शायद उन्होंने कुछ मुक्तदर हलकों को आगाह कर दिया है कि मौलाना साहब का साथ इस लॉकडाउन में नहीं देंगे। क्या ये फाइनल डिसीजन आप लोगों की तरफ से है? मौलाना साहब ने एहतजाज का ऐलान, सड़कों पर निकलने का ऐलान 25 जुलाई को इस हुकूमत का क्या अमल में आया था, 25 जुलाई 2018, 26 जुलाई को मुश्तरका अपोजिशन की एक मीटिंग थी, मैं खुद उसका हिस्सा था, उसमें यह फैसला हुआ था और मौलाना फजल रहमान साहब की उस वक्त तजवीज ये थी कि असेंबलियों को बाइकआउट किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर यह कहा था कि हम असेंबलियों का बाइकआउट नहीं करते और हलफ उठाना चाहिए, जिसमें मौलाना साहब ने बादल ना खास्ता उन्होंने हमसे इत्तफाक किया था। तो ये अमल पिछले 1 साल से जारी है और हुकूमती पॉलिसियां, इनके फेलियर्स, इनकी नाकामियां, वो एक इतना बड़ा इशू इस वक्त बन चुका है कि पब्लिक का प्रेशर जो है ये बढ़ता जा रहा है। गो मैं जाती तौर पर यह नहीं समझता एज ए पोलिटिकल वर्कर कि आप धरना देके हुकूमत को घर भेजें, मैं ये नहीं समझता कि ये कोई सोल्यूशन है। ये इमरान खान साहब ने धरना दिया था, हमारा मौक़िफ़ उस वक्त भी यही था, आज भी हमारा जो स्टैंड है उसके नतीजे में क्या सूरत हाल सामने आती है, आप यानी एक तरीके से इस चीज की तरदीद कर रहे हैं कि इस धरने में शामिल ना होने का फैसला किया गया है, ये जो खबरें आ रही हैं? नहीं, इस धरने में शामिल होने का फैसला कर लिया गया है, लेकिन हमारी अभी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, एक हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो हाईएस्ट फोरम है, डिसाइसिव बॉडी है पार्टी की, उसका भी इजलास बहुत जल्द हो रहा है, जिसमें ये तमाम निटी-ग्रिटीज वो करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि धरने में शामिल होने का फैसला कर लिया गया है और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का मानना यह है कि ये पब्लिक प्रेशर पर किया जा रहा है। अब सलीम बुखारी साहब, मेरे भाई अली मोहम्मद खान ने बड़ी ज़बरदस्त डेफिनेशन दिया यू टर्न की कि एक तो ऑब्वियसली सफ़र के दौरान यू टर्न्स ले सकते हैं, लेकिन मंजिल पर पहुंचकर मंजिल के करीब जो है वो यू टर्न नहीं लिया जा सकता। अब भी तो PMLN का भी सफ़र है, ये आज़ादी मार्च से पहले का, और पीपल्स पार्टी भी सफ़र में है, वो भी कुछ फैसला नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि शामिल नहीं होंगे, क्या वो यू टर्न ले के पीपल्स पार्टी वाले शामिल हो जाएंगे, और स्पेशली आज की गिरफ्तारी के बाद? और क्या शहबाज शरीफ साहब यू टर्न ले के अपनी पार्टी को राज़ी कर लेंगे कि धरने में शामिल नहीं होना? पहली बात तो यह है कि यूटर्न के हवाले से एक चूँकि ऐसा बयान दे दिया है इमरान खान साहब ने, और वो अपनी फितरत की ज़िद की वजह से उसके ऊपर कायम भी हैं, लेकिन ये दुनिया के किसी भी क्राइटेरियन, किसी भी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कोई बहुत आला बात नहीं है कि एक इतने स्टेचर का लीडर जो है वो हर अपनी कही हुई बात के ऊपर यूटर्न लेता रहे। मिसालें देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो IMF के पास जाने का फ़ैसला था, चाहे बेपनाह और चीज़ें थी, उनके ऊपर यू टर्न लेना मेरे ख्याल से किसी लिहाज से भी कोई क्रेडिबल बात नहीं है। IMF के पास जाके हमने कौन सी मंजिल का हसूल किया है, वो मेरे ख्याल से हमें एनलाइटन करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि जो अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा और इमरान खान साहब भी अक्सर कहते रहते हैं, वो है NRO। ये मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ कि एक बस स्टॉप पे एक लड़की आके खड़ी हुई, वहाँ एक शरीफ आदमी पहले से ही खड़ा हुआ था, तो 3 मिनट के बाद उस लड़की ने उस मर्द से कहा कि तुम मुझे छेड़ोगे। उसने कहा बीबी मैं माँ बेटियों वाला आदमी हूँ, मैं तुम्हें क्यों छेड़ूंगा। तो ये जो वो कहते हैं ना कि NRO नहीं दूंगा, भाई भला आप हमें तो ये तो एनलाइटन कर दें कि मांगा किसने है आपसे। तीसरी और आखिरी बात जो आपने कहा, देखिए गुजारिश ये है कि यू टर्न, जैसा मैंने कहा, ये कोई क्रेडिबल बात नहीं है, ये जो भी करता है शर्मिंदगी की बात है और शर्मिंदा होना चाहिए इसके ऊपर। यही हाल पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी है। नून लीग अगर अपने कही हुई बात के ऊपर वापस जाएगी तो जिल्लत उठाएगी, यही हाल पीपल्स पार्टी का भी होगा। मतलब ये क्राइटेरियन सिर्फ ये नहीं कि मैं इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद कर रहा हूँ, ये अगर ये करेंगे तो ये भी इसी तरह काबिल तनकीद है, कोई भी जमात। तो खुदा के वास्ते जो इंटरनेशनल सिविलाइज्ड सोसाइटी के मेयार हैं उनको तो बरकरार रहने दीजिए। लोग अपनी यूटर्न, एक लीडर बता दीजिए जो अपनी यूटर्न पर जाना जाता हो या सलीम बुखारी साहब, ये चले अक्टूबर में आ जाते हैं मौलाना फजल रहमान, 15 लाख लोग कह रहे हैं कि वो लेकर आएंगे।
आज तो वो जो मदारिस की तंजीम है उन्होंने भी इनकार कर दिया है कि हम नहीं भेजेंगे अपने मदारिस के बच्चों को, नहीं निकालेंगे, इसमें शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल ये करना क्या चाह रहे हैं? ये आएंगे, धरना दे के बैठ जाएंगे, वो इमरान खान साहब के 126 दिन का धरना फिर हम याद करेंगे, कंटेनर पे होंगे और वो यही बातें करेंगे कि भाई इस्तीफ़ा दो, घर जाओ, क्या करेंगे और अपना मकसद अचीव कर लेंगे? जिम्मेदारी से एक बात आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, आइंदा मुझे कोट कीजिएगा इसके ऊपर। मौलाना फजल रहमान साहब बहुत शातिर सियासतदान हैं, उनकी पूरी लेगेसी है उनके वालिद मुफ्ती महमूद साहब से, जिनको मैंने खुद कवर किया हुआ है एज ए रिपोर्टर 1973 की असम्बली में। ये कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस लेते ही नहीं हैं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर उनको इस्लामाबाद में दाखिल होने दिया गया, 15 लाख तो छोड़ दीजिए, 1 लाख बंदे के साथ भी, तो दैट मीन्स ठीक रजीम के लिए बहुत कड़ा वक्त होगा। याद रखिए मैंने क्या कहा है, ये याद रखिए मैंने क्या कहा है। दूसरी बात बिल्कुल सही है, देखिए गुजारिश ये है, गॉट योर पॉइंट सर, ये 100% इस धरने, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिरी बात देखिए, पीटीआई किसी भी धरने के ऊपर मुखालफत करने से पहले 10 बार सोचे, इसलिए कि उनके इक़्तिदार में आने की बुनियाद उनका धरना था। तो ये हमें तारीख से, अगर हम तारीख से सबक नहीं सीखना चाहते तो तारीख को भूलना नहीं चाहिए। तो सर ये भी तो हो सकता है ना कि धरना उस वक्त अच्छा था, धरना बुरा, उस पर भी यू टर्न हो सकता है। बुखारी साहब आप क्यों भूल जाते हैं? अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, क्विकली मैं आपसे पूछ के फिर ब्रेक की तरफ जाती हूँ। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है बुखारी साहब ने और मैं 100% अग्री करती हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस नहीं लेते और बहुत ही एक शातिर सियासतदान जो बुखारी साहब ने कहा कि वो हैं। तो इस्लामाबाद में मौलाना साहब का 15 लाख छोड़ दें, 1 लाख या 50,000 लोगों के साथ एंटर होने का मतलब ये है कि आप लोगों की छुट्टी। देखिए डिपेंड्स कि अल्लाह ताला क्या चाहता है, कि अल्लाह ताला हमसे काम लेना चाहता है। जब तक अल्लाह चाहेगा इमरान खान साहब इस कुर्सी पे बैठे रहेंगे, जब अल्लाह चाहेगा दोबारा भी बिठा देंगे, अल्लाह चाहेगा हमसे काम ले लेगा। किसी मौलाना फजल रहमान साहब की बस में नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब एहतजाज करना चाहते हैं, सबसे पहले बताएं एहतजाज कर किस चीज़ पे रहे हैं। लेट्स बी वेरी ब्लंट। आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि मजहब कार्ड पे कर रहे हैं। डू यू थिंक ही इज़ गॉट एन अथॉरिटी? अल्लाह ताला ने इनको कोई अथॉरिटी जिम्मेवारी दी है कि उन्होंने असाइन करना है कि सादिया अफजाल अच्छी मुसलमान है और सलीम बुखारी साहब उससे भी अच्छे मुसलमान हैं और अली मोहम्मद और तारिक फजल चौधरी ये चूँकि ज़रा उनके मैार से कम है तो ज़रा उनको 2 फैंटी लगाएं। सवाल ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब इतनी न बड़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को ज़रा देख ज़रा बंद क़ुबा देख। पाकिस्तान की हालिया तारीख़ में चाहे जिसने भी किया, लेकिन ख़त्म नबूवत के हलफ में तरमीम नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई। मौलाना साहब यू वर विद हिम असेंबली के फ्लोर पे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने असेंबली के फ्लोर पे स्पीच की और आप मुस्कुरा रहे थे और मैंने वही फ्लोर पे ये बात की कि मौलाना साहब मुस्कुराने की बात नहीं है, मियाँ साहब से क्वेश्चन करें। अगर आपने ख़त्म नबूवत के हल्फ की तरमीम पे नवाज शरीफ साहब से क्वेश्चन नहीं किया, आपको कौन सा हक पहुंचता है? अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। अभी तो इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान है, वाहिद वज़ीर आज़म है जिसने इंटरनेशनल मीडिया पे आके दुनिया को बताया है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों से, पाकिस्तानियों के नहीं मुसलमानों के लिए कितने अहम है। तो ये तो भूल जाएं कि कोई कौम उन पर अब ये यकीन करेगी। सवाल ये है, मेरा सवाल उनसे ये है, छोड़ें सियासत और चीज़ें और जो भी है, एक दिन मरना है हम सब ने कि नहीं? अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे हम सब कि जब कश्मीर में आबरू रेजियां हो रही थी, जब कश्मीर में जुल्म हो रहा था और जब कश्मीर का वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरजमीन पे आके रो रहा था, मौलाना साहब जो है पाकिस्तान का एक सियासतदान, तो पाकिस्तान का एक सियासतदान मौलाना साहब ऐसे में मजहब कार्ड का इस्तेमाल करते हुए सियासत चमका रहे थे और इस्लामाबाद में लॉकडाउन की बातें कर रहे थे। राइट, आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। अली मोहम्मद खान साहब, मैं ब्रेक से वापस आती हूं तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से ये मशहूर होता चला जा रहा है कि कुछ ऐसे इक़दामात किए जाते हैं किन लोगों के कहने पे, किन मुशीरान के कहने पे, किन वज़रा के कहने पे, कि बाद में शर्मिंदगी का सामना सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को उठाना पड़ता है। चाहे वो GIDC वाला मामला देखें जिसके अंदर पूरी फाइनेंस टीम वज़ीर आज़म साहब के सामने आती है और उसके हक़ में दलाइल दिए जाते हैं क्यों ऑर्डिनेंस जो लाना बहुत अच्छा है और कौम के और मुल्क के वसीतर मुफाद में है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब की तरफ से बाद में पता चलता है कि वो शायद सही तरीके से उनको ब्रीफ ही नहीं किया गया था और वज़ीर आज़म साहब को वो ऑर्डिनेंस वापस लेना पड़ता है। इसी किस्म का एक इक़दाम जो कि कल काबीना के अंदर किया गया और वो मीडिया ट्राइब्यूनल्स के हवाले से है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि जो मीडिया ट्राइब्यूनल्स की इन्होंने अब बात कर दी है और ये भी फवाद चौधरी साहब और फिरदौस आशिक अवान साहिबा के पुरजोर इसरार पर ये होने जा रहा है, जिनको मीडिया से शिकायत है, फवाद चौधरी साहब जो एक सहाफ़ी को कभी थप्पड़ मार देते हैं किसी शादी में या कभी कुछ हो जाता है, सो ये चीज़ें करके किस किस्म की कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है मीडिया पर? देखिए सादिया, आप माशाल्लाह बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मीडिया के ऊपर जो कदगन इस दौर में मौजूदा हुकूमत ने लगाई हुई है उसके बारे में मैं क्या अर्ज करूं। मैं नहीं समझता कि किसी सहाफ़ी, किसी जर्नलिस्ट, किसी एंकर को आज वो, मैं बड़े मुख्तसर अल्फाज में कह सकता हूं कि वो आज़ादी हासिल है जो हमारे दौर में हासिल थी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हासिल थी, जो इवन उससे पिछले अदवार में हासिल थी। अब ये से क्या हासिल करना चाह रहे हैं? देखिए, दो बातें। एक तो ये कि अपनी मनमानियां करने के लिए सारी अपोजिशन को जेल के अंदर रखना, ये इस हुकूमत की एक स्ट्रेटजी है। ये एक ऐसी खूबसूरत स्ट्रेटजी है। मैं अली साहब की वसातत से हुकूमत को खराज तहसीन पेश करूंगा कि किसी अच्छे एडवाइजर ने उन्हें यह एडवाइस किया है कि आपने अगर मनमानियां करनी है, आपने अगर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना है, तो उसका बेहतरीन तरीका यह है सारी अपोजिशन को अंदर कर दें। हालांकि मैं आपको एक बात की अर्ज करूं कि सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव अपोजिशन, ये अली साहब जानते हैं इस बात को, कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नसीब में आई थी, जिसने पहले ये कहा था कि मुल्क के लिए अगर आप बेहतरी करेंगे हम आपका साथ देंगे। उस अपोजिशन को भी उन्होंने नहीं बख्शा। इसी तरह अब ये जिन पॉलिसीज का आपने जिक्र किया मीडिया के हवाले से भी, ये पहली बात तो ये है कि ये एक्शन पहले लेते हैं, सोचते बाद में, क्योंकि इनके पास एक ऑफिशियल NOC, इजाजत, परमिट मौजूद है यू टर्न का, जिसके ऊपर अभी आपके प्रोग्राम में बात हो रही थी कि आप एक फैसला कर दें, सोच के करें, बगैर सोचे हुए करें, कोई वजीर कर दे, काबीना कर दे, अगर तो चल गया तो चल गया, ना चला यू टर्न। वो तो उन्होंने उसको हलाल और जायज करार दिया हुआ है। तो मेरी ये गुजारिश है जी कि तजर्बात बहुत हो चुके हैं। आज भी इतनी यकतरफा एहतसाब, इतना यकतरफा आप ये कहें कि मैं आपसे क्या कहूं, तस्तायत कहूं, कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूं, जो अपोजिशन के खिलाफ सलूक हो रहा है, उसके बावजूद हम इस मुल्क की तरक्की के साथ हैं। हमारा कोई एक एक्शन भी ऐसा आप नहीं देखेंगे जो हुकूमत बेहतरी की तरफ निजाम को लेके जा रही हो और हम ये कहें जनाब कि नहीं, इसके रास्ते में रुकावट डालो सिर्फ इनको नाकाम करने के लिए। तो मैं इनके उन एडवाइजर्स को, जो कुछ लोग हैं जो हमारे दोस्त अली जैसे हैं, जो एडवाइजर्स मुशीर इनके रास्ते में से इनके टांगे पे चढ़े हैं, इनकी सवारी पे चढ़े हैं अपने जाती मफाद के लिए, उनसे होशियार रहें। ये हर दौर में होते हैं और ये बहुत नुकसान का सबब बनते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अली मोहम्मद खान साहब के बारे में आई एम श्योर कि ये उन लोगों में से शामिल नहीं है जिन्होंने वजीर आजम साहब को ये मशवरा दिया होगा। और अली मोहम्मद खान साहब भी मीडिया की आज़ादी पर उतना ही यकीन रखते हैं जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि वज़ीर आज़म साहब आखिर किन मुशीरान के निर्गे में आ रहे हैं कि वो हर तरीके से वज़ीर आज़म साहब को गलत पिक्चर प्रेजेंट करते हैं, फैक्ट्स वज़ीर आज़म साहब के सामने नहीं रखते और वज़ीर आज़म साहब आखिर क्यों इनके मशवरे मानते ही चले जा रहे हैं। सलीम बुखारी साहब, PBA ने और CPNE ने तो अपना रिएक्शन दे दिया, अपोजिशन की जमातों ने भी रिएक्शन दिया है। अब सवाल ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? पेमरा ऑलरेडी है 2002 के अंदर, पाकिस्तान प्रेस काउंसिल ऑलरेडी है, वो भी 2002 में बनी, और उसके बाद अब ऑलरेडी आपके पास डेफेमेशन लॉज हैं, आपको कोई शिकायत हैं, वो मामला जाते हैं, तो फिर ये मीडिया ट्राइब्यूनल्स ये कह के कि भाई इससे ज़्यादा सहाफ़ियों की मुश्किलात आसान हो जाएंगी, ये कौन सी दलील है, ये कौन सा जवाज़ है?
सादिया, एक तारीख है इसकी पूरी, अगर आप मुझे इजाज़त देंगी तो 3 जो बड़े डिक्टेटर फौजी रहे हैं उनके दौर में जर्नलिस्टों के खिलाफ जो कवानीन बने, जनरल अयूब के दौर में प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस बना विच वॉज द मोस्ट इनफेमस लॉ, और उसके बारे में 2 दहाइयों से ज़्यादा जर्नलिस्टों ने कुर्बानियाँ दी, गिरफ्तारियाँ दी, जेल भरो तहरीक चली, जिसके बाद उसका खात्मा हुआ। उसके बाद ज़ियाउल हक के दौर में PPC में तरमीम हुई और ये कहा गया कि एक SHO जाके किसी एडिटर को पकड़ सकता है कि जनाब आपने ये क्या छाप दिया है। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब के दौर में भी ये जितने भी ऐसे इकदाम किए गए वो हमारे सामने हैं, लेकिन हमें उन अदवार में समझ आती लेकिन उनके टाइम पे बहुत आज़ादी भी मिली, मीडिया चैनल्स खुले, लाइसेंसेस मिले। लेकिन इमरान खान साहब जो इलेक्टेड हुकूमत के सरबराह हैं, उनके दौर में जर्नलिस्टों के बारे में ऐसे कवानीन का तसव्वुर भी करना जो मैं समझता हूँ वो गुनाह है। और किसने ये मशवरा दिया है? अगर तो ये जो इम्पोर्टेड इस वक्त मशीर इतलात हैं मोहतरमा डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा, अगर ये उनका मशवरा है तो पता नहीं कौन सा बदला ले रही हैं इमरान खान साहब से। हमारी तो अकल से ये बियॉन्ड बात है। मैं समझता हूँ इस किस्म के इकदाम से जो एक मीडिया बुनियाद था, जो तहरीक इंसाफ का जो कैंपेन थी, जो उसकी इलेक्शन कैंपेन थी, जो उनको लाने वाले फैक्टर्स हैं उनमें बहुत बड़ा फैक्टर मीडिया था। सादिया, आप भी बैठी हैं, मैं भी बैठा हूँ, हम जिम्मेदारी से ये कह सकते हैं कि मीडिया का, चाहे वो सोशल मीडिया था, चाहे वो नेशनल मीडिया था, अरे बाबा 24 घंटे की लाइव ट्रांसमिशंस क्या आपने नहीं की सादिया? तो ये मीडिया जिसने इतना सपोर्ट किया, बिल्कुल किया, उसके बारे में 126 दिन धरना दिखाया, स्पेशल ट्रांसमिशंस होती रही, पूरे मीडिया ने कवरेज दी PTI को। ट्रू। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा है, तो मैं चाह रही हूँ कि इस पे अली मोहम्मद खान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना, क्योंकि ये बड़ा एक अजीब सी एक अलमिया बनता चला जा रहा है कि जी मुकम्मल कीजिए। जी आखिरी जुमला मुझे ये अर्ज करना है कि इमरान खान साहब को इदराक होना भी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ अली अहमद खान साहब जैसे सेन लोगों से, जो जेन्युइनली जो PTI है, खुदा के वास्ते इन इम्पोर्टेंट जो अफराद हैं आपके, उनसे बचें, अपने फैसले खुद करें। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्यों उनसे नहीं बच रहे, क्यों उनके मशवरे मानते चले आ रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और हर हुकूमत जो है हर उस सहाफ़ी से नाराज़ होती है जो उनको उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा होता है, जो उनकी कारकर्दगी के हवाले से बता रहा होता है, और ये बता रहा होता है उस हुकूमत को कि ये गलत इक़दाम आपके दौर में हो रहे हैं, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई और हुकूमत हो, और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि उन इक़दाम को दुरुस्त कर लिया जाए, लेकिन हुकूमत नाराज हो जाती हैं। तो अली मोहम्मद खान साहब, आप भी वही काम करने जा रहे हैं। कौन मशवरे दे रहा है वजीर आजम को ऐसे? देखें, मशवरा तो कोई भी दे सकता है। मैं समझता हूँ खान साहब खुद समझदार हैं, और लोग कहते थे कि खान साहब को सियासत नहीं आती। हाँ, नहीं आती सियासत, लेकिन वजीर आजम बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सियासत नहीं आती अभी। एक इमरान खान साहब ने ज़ीरो से स्क्रैच से शुरू किया सियासत में, और एक स्ट्रगल के बाद वो बने हैं। मैं समझता हूँ एक सक्सेस स्टोरी है किसी भी पाकिस्तानी के लिए कि एक आउटसाइडर थे सियासत के, लेकिन मेहनत की, अवाम ने ट्रस्ट किया, अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी आगे। अब ठीक है, हर तरह के लोग कैबिनेट में होते हैं, जो नए लोग आए हैं उनका भी गुनाह नहीं है, ज़ाहिर है वो नए लोग भी आते हैं जमातों में। हाँ, इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि इमरान खान, हमारी जो काबीना है, ये कोई ऐसी कोई काबीना रबर स्टैम्प नहीं है। कुछ चीज़ आती है, उस पर बाकायदा डिबेट होती है, काफ़ी उस पर डिस्कशन होती है, कुछ चीज़ें मंजूर होती हैं, कुछ नहीं होती। ये जो मीडिया वाली बात है, खान साहब का कंसर्न सिर्फ एक है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, खान साहब का कंसर्न सिर्फ ये है कि फेक न्यूज़ ना आए, गलत खबरें ना आए। जिस तरह उनके घर के एक इशू उठा, गलत एक खबर एक साफ़ी ने दी, वो पाकिस्तान में भी बंदा नहीं, कोई बात है करने की। और उसके अलावा भी किसी अपोजिशन के सियासतदान पे भी, किसी और शख्सियत पे भी फेक न्यूज़ किसी भी गवर्नमेंट के लिए नुकसानदेह। बाकी फेक न्यूज़ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए। अगर किसी वज़ीर पे इल्ज़ाम है, किसी वजीर पे कोई इल्ज़ाम है, खान साहब की कल की बात है कि वो तो ये कहते हैं कि अदालतें लंबी, वो फिर उस पर स्टे ही ना दें, रोज़ डे टू डे हियरिंग हो। अगर अली मोहम्मद पे, फैसल वाडा पे या शरियार पे या मुराद किसी पे कोई चीज़ है, हम तो वी आर रेडी फॉर डे टू डे हियरिंग। बाकी अगर मीडिया पे कोई कदगन होगी, गैर जरूरी कोई गलत काम होगा, आपने चारों नाम वो लिए जो ओरिजिनल PTI के लोग हैं, और हमें उम्मीद है कि आप सही बात करते होंगे, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जो इधर उधर से आए, PTI की बैंड वैगन में सवार हुए और वजीर आजम को गलत पे गलत मशवरे देते चले आ रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और सलीम बुखारी साहब, तीनों की तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।